नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश। स्वागत है आपका कहानियों के विशाल गढ़ में, जहां आपको मिस्ट्री, एडवेंचर, हॉरर, सुपर हीरोज, डिटेक्टिव स्टोरीज जैसी कई कहानियों के थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलेंगे जो कि आपको रोमांच से भर देंगे। ऐसे ही कहानियों का आनंद उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर कहानियों की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो अपने अपने हेडफोन्स ढूंढिए, आंखें बंद कीजिए और चलिए निकल पड़ते हैं एक रोमांचक सफ़र पर। नॉर्थ डकोटा, यूएसए, 1895। यह वह दौर था जब अमेरिका अपनी समृद्धियों की नई सीढ़ियां चढ़ रहा था। श्वेत अश्वेत के बीच भेदभाव अपने चरम सीमा पे थी। एक अद्भुत भारतीय द्वारा शिकागो में दिए हुए उस भाषण की गूंज अभी तक सुनाई दे रही थी। जहां दुनिया आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर थी, वहीं वह छुपी हुई वास्तविकताओं, मान्यताओं, अंधविश्वासों को पीछे छोड़ने की जद्दोजहद में भी थी। अमेरिकन अर्बन लेजेंड्स की कहानियां अभी भी मशहूर थीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और पादरियों की पौबारह थी। सैम और एंड्रयू, जाने माने स्पिरिट हंटर्स, भी मानो विरासत में चली आ रही हंटिंग को छोड़ रोजी रोटी कमाने के लिए माइल्स गैराज में ही अपना काम करने लगे थे। ओए समी, जरा 2 नंबर स्क्रू ड्राइवर देना। एंड्रयू ने कार के नीचे घुसे हुए सैम को आवाज़ लगाई और एक झटके में बाहर आ गया। लंबे चौड़े तगड़े शरीर में लगा काला ग्रीस, भौहों के बीच से टपकता हुआ पसीना उसकी अथक मेहनत से भरी दिनचर्या को बयां कर रहा था। वही हाल सैम का भी था। दोनों भाई हफ्ते के 5 दिन रोजाना वेतन के हिसाब से काम करते, बाकी बचे हुए दिनों में वह आराम करते। माइल्स गैराज में काम करते उन्हें कुछ महीने हो चले थे। गैराज के मालिक मिस्टर माइल्स के साथ उन दोनों भाइयों की खटपट रहती, मगर इसमें माइल्स की ही मजबूरी थी कि वह उन्हें निकाल नहीं सकता। उन दोनों भाइयों के अलावा आसपास और कोई मैकेनिक भी नहीं था। आधा दिन ढल चुका था। सैम खाना लेकर आया। एंड्रयू ने ग्रीस में सने हुए अपने हाथ धोए और टेबल में बैठा। खाना खाते हुए सैम ने आज का लोकल न्यूज़पेपर डकोटा टाइम्स पढ़ना शुरू किया, जिसमें उसका ध्यान एक खास खबर ने खींचा। एंड्रयू, यह देख, ये साउथ डकोटा में ये खबर लगभग फ्रीक्वेंट होती जा रही है। एंड्रयू ने कोक कटकते हुए उस खबर पर अपनी नज़रें दौड़ाई। हेल्सिंग टाउन के आसपास हो रही अजीब घटनाएं हैं। अब तक 5 लोग लापता। आखिरी लोकेशन पर मिले शेर के पंजे के निशान। एंड्रयू ने न्यूज़पेपर पर छपे हुए पंजों के निशान को बारीकी से जांचते हुए कहा। 5 इंच लंबा, 7.5 इंच चौड़ा। यह किसी शेर के पंजों के निशान से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। एंड्रयू ने सैम की ओर देखा। कहीं तू तो वही नहीं सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ? क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे तो हमें इन्हीं कामों से मिलते हैं। एंड्रयू ने न्यूज़पेपर के उस पन्ने से अपने हाथ को पोंछा और दूर फेंक दिया और अपने काम में लग गया। सैम ने उस मुरझाए हुए पेपर को उठा, एंड्रयू के पास ले गया और बोला, यार, हंटिंग से भले ही पैसे नहीं मिलते हों, लेकिन सुकून ज़रूर मिलता था। सैम की यह बात सुन एंड्रयू ने अपने काम को बीच में ही रोकते हुए बोला, जब दिन के अंत में हाथ में कुछ पैसे होते हैं ना, तभी सुकून मिलता है। और वह वापस अपने काम में लग गया। हाँ, पर हंटिंग करना हमारे खून में है एंड्रयू, हमारी विरासत है। हमारे दादा परदादा यही करते आए हैं। तुझे नहीं लगता हम उन 5 जिंदगियों को बचा सकते थे? नहीं, फिलहाल मुझे अपनी ज़िंदगी की ज़्यादा चिंता है। जिसकी मौत जहाँ है वहीं होगी। तू भी अपने काम पर लग जा। अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ इस फजूल का काम करते हुए अपने ज़िंदगी के कीमती पलों को ख़राब नहीं कर सकता। सैम काउंटर में बैठे मिस्टर माइल्स की ओर बढ़ता है और अपनी यूनिफॉर्म और चाबी वहीं रख वहां से जीप लेकर चला जाता है। क्या है यह सब? मिस्टर माइल्स ने गुस्से से एंड्रयू की ओर देखा। नहीं सर, कुछ नहीं, 2-4 दिनों में वापस आ जाएगा। इधर सैम पूरे इरादे के साथ निकला था। शाम होने को आई थी। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और सैम की जीप सुनसान जंगलों के बीच से होते हुए साउथ डकोटा की ओर अग्रसर थी। बीच बीच में गैसोलीन के लिए वह रुकता, खाना खाता और फिर निकल पड़ता। अब वह साउथ डकोटा के सीमा के अंदर घुस चुका था। स्ट्रीट साइन बोर्ड पर पता चला कि हेल्सिंग टाउन यहाँ से 12 मील की दूरी पर और है। अब वह अपने लक्ष्य के बेहद करीब था। रात काफ़ी ढल चुकी थी। आखिर वह टाउन हेल्सिंग पहुँच ही गया। मगर वहाँ का माहौल देख वह हैरान रह जाता है।
वह 10-15 घरों का टाउन उजड़ा हुआ मानो वर्षों से यहाँ कोई ना रहा हो। रोशनी की एक लौ तक नहीं थी। कोई है? उसने जोर से चिल्लाया। हेलो, कोई है? झाड़ियों से ढकी हुई इस बस्तियों में क्या कोई नहीं रहता? तभी अचानक कुछ खिड़कियों की रोशनी जली और कुछ लोग अपनी बालकनी में बाहर निकल आए और सैम को इशारों इशारों में ही चुप रहने के लिए कहने लगे। कुछ भागने का इशारा भी कर रहे थे। सैम को यह सब देख बड़ा अजीब लगा। ना जाने वह लोग उससे ऐसे इशारे क्यों कर रहे हैं। तभी मानो सैम के पीछे झाड़ियों में से कोई चीज सैम को ही देख रही थी। वह क्या था पता नहीं, मगर वह लगातार सैम की ओर बढ़ा आ रहा था। इधर सैम उन बस्ती वालों के इशारे समझने में व्यस्त था। वह आखिर उसे यहाँ से भागने का इशारा क्यों कर रहे हैं। इससे पहले सैम कुछ समझ पाता, सैम और उसका पीछा करते उस रहस्यमय चीज के बीच बहुत कम फासला रह गया था। सैम को यह प्रतीत हुआ कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई उस पर घात लगाए उसी की ओर आ रहा है। जैसे ही उसने पलट कर देखा, मानो वह चीज जो उस पर घात लगाए हुए थी वह गायब सी हो गई। तभी वहाँ एक आदमी आ पहुँचा और उसे लेकर अपने घर आ गया। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? तुम्हें पता नहीं यहाँ पर आदमखोर शेर का खौफ है, जिसके मुंह इंसानी खून लग चुका है, फिर भी तुम यहाँ आ गए। क्या तुम्हें पक्का पता है वह आदमखोर शेर ही है? सैम ने उस आदमी से पूछा। और नहीं तो क्या, 5 आदमियों को उठाकर ले गया है। उस आदमी ने सैम के करीब आकर धीरे से कहा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वह एक वेयरवुल्फ है। सैम ने भी उस पंजे के निशान को देखे थे। उसे पता था कि इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। अगले दिन उसने गाड़ी में रखी हुई डिग्गी खोली, जिसमें उसके पास कई हंटिंग के हथियार थे। उनमें से उसने अपना एक्सबो निकाला, सिल्वर धातु में भिगोई हुई तीर और सिल्वर धातु की ही बनी हुई लंबी धारदार खंजर और एक रिवॉल्वर भी निकाल ली और निकल पड़ा अपने सफ़र पे। दिन में वह बस्ती एक आम बस्ती की तरह ही चहल पहल से भरी होती, मगर रात में मानो उस बस्ती को सांप सा सूंघ जाता। दिन में ही सैम अपना सामान ले उन झाड़ियों में घुस गया। जैसा कि उसने पंजों के निशान देखे थे, उसे विश्वास था कि उन अफवाहों के विपरीत वह कोई वेयरवुल्फ नहीं बल्कि एक वेंडिगो ही होगा। जंगल में कई जगह उसे वही पदचिन्ह मिले। सूरज सर पर था, उसका गला सूख रहा था और उसके बोतल का पानी खत्म हो चुका था। पानी की तलाश में वह कोई तालाब ढूंढ रहा था। उसके कानों में किसी झरने की झरझर करती आवाज़ आई। वह आवाज़ किस दिशा से आ रही थी यह पता करने वह एक ऊंचे पेड़ की डाल में चढ़ गया। तभी उसे पानी का एक बहता स्रोत भी दिखाई दिया, मगर उसे पानी के अलावा भी और कुछ दिखाई दिया था जिसने उसे अवाक कर दिया। उसने कभी अपने जीवन में किसी वेंडिगो का सामना नहीं किया था, मगर उस पानी के स्रोत में उसे एक क्रिएचर दिखाई दिया था जो कि झुककर पानी पी रहा था। दूर होने के कारण उसे क्लियर व्यू नहीं मिल रहा था। उसने तुरंत अपने बैग से दूरबीन निकाली और देखा तो वह जीव वहां से गायब हो चुका था। उसने तुरंत अपने विरासत में मिली हुई किताब को दोबारा पलटा, जिसमें हर तरह के स्पिरिट्स को मारने की विधि लिखी हुई थी। उसने वेंडिगो का पन्ना पलटा और वह यह देख अवाक था कि वह जीव बिल्कुल किताबों में बने हुए जीव जैसा ही दिख रहा था। जरूर उसके पूर्वजों ने इस क्रिएचर का शिकार किया होगा। सैम ने तुरंत उस पेड़ से उतर उसी दिशा की ओर अग्रसर हुआ और झरने तक पहुंच गया। आसपास देखा तो कुछ नहीं था। उसने पेट भरकर पानी पिया और वेंडिगो दानव के पंजों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। मगर उसे अजीब यह लग रहा था कि वेंडिगो जैसा दैत्य केवल ठंडे इलाकों में ही सरवाइव कर सकता है, तो वह आखिर यहाँ कैसे पाया जा सकता है। वह काफ़ी दूर निकल आया था और अब पंजों के निशान भी नहीं मिल पा रहे थे। शाम ढल चुकी थी। सैम ने एक सुरक्षित इलाका देख कैंप लगाया। उसने अपना खाना गर्म किया और जैसे ही खाने को हुआ उसे झाड़ियों की पत्तियों में से कुछ सरसराहट सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। उसने अपने हाथ में रिवॉल्वर निकाल ली। तभी उसे झाड़ियों में से किसी बड़ी आकृति के भागने का आभास हुआ। उसने एक के बाद एक 3 गोलियां चलाईं, मगर वह चूक गया। तभी उसे एक और सरसराहट सुनाई दी और उसने उस पर अपनी सारी गोलियां उतार दी, मगर वह चीज़ बड़ी तेज निकली। उसकी रिवॉल्वर खाली हो चुकी थी। उसने जल्द से जल्द बुलेट्स लोड करने का प्रयास किया। तभी उसके पीछे एक बेहद करीब हल्की सी सरसराहट हुई और जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो उसके सामने लगभग 10 फुट बड़ा विशालकाय दानव खड़ा हुआ था।
उसकी एक आंख ठीक माथे के बीच, दो नुकीली सींग और फटा हुआ जबड़ा जिसमें से हरे रंग का पदार्थ या लार बह रहा था। वह अपने दो पंजों में खड़ा हुआ था। सैम ने अपने जीवन काल में पहली बार कोई वेंडिगो दानव देखा था, बिल्कुल हूबहू जैसा कि उसने सुन रखा था। इससे पहले कि वेंडिगो सैम पर हमला करता, उसका ध्यान दूसरी ओर गया। एक और जोरदार दहाड़ सुनाई दी। सैम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके जूतों के करीब से पेशाब की धार बह निकली। उसके पैर कांप रहे थे। आगे विशालकाय वेंडिगो और पीछे खूनखार दानव वेयरवुल्फ। दोनों के सामने एक ही शिकार और वह था सैम। तभी ये गोली चली जो कि सैम की आंखों के सामने ही उस वेंडिगो की छाती में जा घुसी और दूसरी गोली वेयरवुल्फ के पीठ पर। वेंडिगो ने सैम को अपने जबड़े में पकड़ वहां से भाग निकला। वेयरवुल्फ उसका पीछा कर रहा था और उन दोनों के पीछे था सैम का भाई एंड्रयू। उसने एक के बाद एक कई गोलियां उन दानवों पर चलाई। उन्होंने सैम को छोड़ अपनी जान बचाकर भागे। सैम को काफ़ी चोट आ चुकी थी, वह दर्द के मारे कराह रहा था। एंड्रयू ने तुरंत उसे उठा अपनी जीप में बैठा लिया और वहां से निकला। दादा ने बताया था ना, रात में कभी हंटिंग के दौरान कैंप फायर नहीं जलाते, जानवरों को आकर्षित करता है। चला था बड़ा हंटर बनने। एंड्रयू की यह बात सुन सैम हंसने लगा। हॉस्पिटल से मलहम पट्टी कराकर सैम जब बाहर निकला तो उसने एंड्रयू को चिंता में देखा। सैम, यह वेंडिगो और वेयरवुल्फ की कमजोरी तो सिल्वर बुलेट्स ही थे, और इतनी गोलियां लगने के बाद भी वह जीवित कैसे रह गए? लगता है दादाजी की बताई हुई बात तुमने भी ध्यान से नहीं सुनी, सैम ने कहा। उन्होंने कहा था कुछ प्राचीन क्रिएचर्स का खून समय के साथ इतना अम्लीय या एसिडिक हो जाता है कि कोई भी धातु उन पर ज़्यादा देर ठहर नहीं पाती। और तो और वह वेंडिगो, वो समय के साथ गर्मी वाले इलाके में भी ढल जाते हैं। मतलब इन्हें मारना मुश्किल है। एंड्रयू ने बियर की बोतल खत्म करते हुए कहा। आई थिंक आई हैव गॉट एन आइडिया। सैम की आंखें चमक उठी थीं। टाउन हेल्सिंग के लोगों को सिर्फ रात में ही डर लगता है। वहाँ के 5 लोग जो गायब हुए हैं वह केवल रात में ही हुए हैं, एंड्रयू ने दिमाग खुजाते हुए कहा। इसका मतलब वह वेयरवुल्फ है जिसने इसका शिकार किया है। पर वहाँ तो वेंडिगो के पंजों के निशान थे। देख सैम, वेंडिगो अपने शिकार बचा कर रखता है ताकि वह उन्हें भूख लगने पर खा सके, जबकि वेयरवुल्फ वह एक ऐसा खूंखार जानवर है जो भूख लगने पर ही शिकार ढूंढता है। दोनों भाइयों को यह समझ आ चुका था कि उन्हें क्या करना है। पूरा दिन उन्होंने हथियार पहने किए और लड़ाई के आखिर इंतकाम की तैयारियां करने लगे। शाम होने को थी। दोनों भाई अपने जीप में बैठे और उसी स्थान की ओर अग्रसर हो गए। कैंप फायर जलाई, एक पुतला रखा, शरीर में गोबर लपेट और पेड़ में चढ़ गए। आधी रात हो चुकी थी मगर किसी जानवर का नामो निशान तक नहीं था। तभी वहां झाड़ियों में पीछे से हल्की सी सरसराहट हुई और अचानक देखते ही देखते बिजली की रफ्तार से उस विशालकाय वेंडिगो ने पुतले पर हमला कर उसे मुंह में दबा कर ले गया। उस पुतले से रक्त की धार धीरे धीरे रिस रही थी जो कि वेंडिगो की गुफा तक ले जाएगी। अब सैम और एंड्रयू का प्लान सक्सेसफुल दिखाई पड़ रहा था। तभी वह वेयरवुल्फ भी वहां आ पहुंचा। एंड्रयू ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, अब ये यहाँ कैसे आ गया? सैम ने तुरंत एंड्रयू का मुंह बंद कर लिया। वेयरवुल्फ के कानों में वह धीमी आवाज़ भी पड़ चुकी थी। उस पुतले से गिरे हुए खून को वह सूंघ रहा था। उसके अलावा भी उसे किसी मानव की उपस्थिति की अनुभूति हो रही थी। दोनों भाई दुब के पेड़ में छुपे हुए थे। तभी उस वेयरवुल्फ की नज़र एंड्रयू पर पड़ी। वह जोर से दहाड़ा और उसकी ओर लपका, मगर खुशामद यह रही कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। मगर उसकी जोरदार दहाड़ उसके सबसे पुराने दुश्मन वेंडिगो को जरूर आकर्षित कर लेगी और आखिरकार जिसका भय था वही हुआ। उस तेज दहाड़ को सुन वह वेंडिगो भी वहां आ पहुंचा और उस वेयरवुल्फ को किसी इंसान के ऊपर दहाड़ता देख उसकी नज़र सीधे एंड्रयू पर पड़ी। अब दोनों भाई घिर चुके थे। वेंडिगो ने तुरंत बिजली की रफ्तार से पेड़ पर चढ़ एंड्रयू पर झपट्टा मारा। एंड्रयू ने कई राउंड गोलियां फायर की
जिसमें से एक गोली वेंडिगो के पैर में जा लगी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वेंडिगो ने एंड्रयू को जबड़े में दबा अपनी गुफा की ओर भागा। उसके पीछे वह मानव भेड़िया भी था और सैम अपनी जीप लिए उन दोनों के पीछे। एंड्रयू की सांसें अटकी हुई थी। अगर कहीं वह वेयरवुल्फ वेंडिगो को दबोचने में कामयाब हो गया तब तो उसकी खैर नहीं। आखिर वेंडिगो सैम की नज़रों के सामने से ओझल हो गया। कुछ दूर पहुंचते ही उसे एक गुफा दिखाई दी। सैम अपना सामान ले तुरंत अंदर घुस गया। उस गुफा के अंदर भी एक बड़ी गुफा दिखाई दी। सैम ने झांक कर उस गुफा के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए और वह वहीं बेहोश हो गया। जब सैम की आंखें खुली तो वह उल्टा लटका हुआ था। उसने देखा उस अंदरूनी गुफा में वेंडिगो का पूरा परिवार है। 5 खौफनाक वेंडिगो दैत्य उस वेयरवुल्फ को घेरे खड़े हुए थे। सैम के बगल में उसका भाई एंड्रयू भी उल्टा लटका हुआ था। हजारों सालों पुरानी चली आ रही वेयरवुल्फ और वेंडिगो की दुश्मनी का निर्णायक अंत होने ही वाला था। सारे दैत्यों ने उस वेयरवुल्फ पर प्रहार किया और शुरू हो गया एक भीषण युद्ध का आरंभ। उन 5 दैत्यों से अकेला लड़ रहा वह वेयरवुल्फ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। यहाँ सैम ने मौके का फ़ायदा उठाया और अपने जूते में छिपी सिल्वर चाकू से अपने आप को बंधन मुक्त किया और फिर एंड्रयू ने यहाँ से भागने की योजना बनाई। वहीं सैम ने घड़ी देखी तो सुबह के 4:30 बज चुके थे। उनका प्लान अभी भी कामयाब हो सकता था। दोनों ने बंदूक निकाली और ताबड़तोड़ उस घमासान हो रहे युद्ध में फायरिंग शुरू कर दी। ज़्यादातर गोलियां उन वेंडिगो परिवार के लगी जिन पर वेयरवुल्फ बाहरी हो चुका था। उसने एक एक कर सारे वेंडिगो परिवार को फाड़ के रख दिया। अब उसकी नज़र उन दोनों भाइयों पर पड़ी। ओह शिट! सैम घबराया और एक के बाद एक कई गोलियां उस पर मारी मगर कोई फर्क नहीं। एंड्रयू ने तुरंत डेटोनेटर लगाया और दोनों भाई गुफा की बाहर की ओर भागे और कुछ ही देर में बाहर निकल आए। वेयरवुल्फ ने भी उनका पीछा करते हुए गुफा के बाहर निकल आया था। तभी अचानक सूरज की पहली किरण पड़ी और उस भेड़िए का शरीर जलने लगा। वह दर्द से कराह रहा था और अपनी जान बचाने के लिए वापस गुफा की ओर भागा। लेकिन तभी डेटोनेटर एक्टिवेट हो गया और एक बड़ा धमाका हुआ और सारी गुफा धराशायी हो गई। सूरज की रोशनी से बचने के लिए अब उस भेड़िए के पास कोई भी जगह नहीं थी और कुछ ही देर में वह वेयरवुल्फ भी जलकर भस्म हो गया। और इस तरह सैम और एंड्रयू ने अपने परिवार से मिली हुई विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन का सबसे खतरनाक हंट किया। इसके अलावा भी उन्होंने अपने जीवन काल में कई स्पिरिट्स और क्रिएचर्स का हंट किया। उन्होंने कभी शादी नहीं की और पूरी जिंदगी इसी के नाम कर दी। 12 जनवरी 1942 को एंड्रयू की 65वीं वर्ष की आयु में ऐसे ही हंट करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो मृत्यु हो गई, जिसके बाद सैम ने हंटिंग से संन्यास ले लिया। उसके बाद से सैम के जीवन का कोई साफ साफ वर्णन नहीं मिलता। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही दिलचस्प कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।